आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। चलिए मैं आपको पहले फील्ड करा दे रहा हूं, फिर हम लोग डेफिनेशन पे आएंगे। जैसे कि मैं ये मार्कर को ले रहा हूं, तो ये मार्कर मार्कर है, इसके पास मास है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस मार्कर को रिलीज करूं, छोड़ू, तो ये नीचे जाएगा। ये रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जैसे कि अभी मैं छोड़ू तो ये नीचे आएगा, यानी ये नीचे क्यों आया? तो हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि अर्थ है, अर्थ के पास मास है, तो अर्थ इस पे एक फोर्स लगाएगा, कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो यही चीज के बारे में हम लोग पढ़ना है कि जो खींचा गया ना, तो अर्थ के द्वारा लगाया गया, यानी अर्थ इस पे एक फोर्स लगाया, और उसके हेल्प से खींचा। हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो इसी के बारे में पढ़ना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो जैसे ये हमारा पहले डिफिनेशन देखते हैं। कहता है द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मास। जैसे कह रहा है कि मैं एक मास ले रहा हूं, ये हमारा एक मास हो गया। इस मास है, तो ये मास की वजह से इसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होता है। फील्ड का मतलब ये हो गया कि अगर ये मास है, तो अगर इसके एरिया में, इसके जैसे इस पॉइंट पे अगर कोई दूसरा मास आएगा, तो इस मास पे ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, यानी इसको खींचेगा अपनी तरफ। ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, यानी इसके एरिया में आएगा तो खींचेगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि अर्थ है, अर्थ हमारा है नीचे, अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ता हूं, तो अर्थ का फील्ड इस पे काम करता है और इसको खींचता है। तो ऐसे तो हम लोग पढ़ने के लिए अर्थ का फील्ड को इनफाइनाइट मानते हैं कि अर्थ का फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कितना होता है? इनफाइनाइट। लेकिन रियल में एक ना एक पॉइंट पे जाकर खत्म हो जाता है, उसके बाद और अर्थ का फील्ड काम करना बंद हो जाता है। मान लीजिए कि अगर हमारा ये अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ है, जिसका मास एम है। तो ये अगर अर्थ का मास है, तो इसका एक ना एक रीजन होगा कि इसके अंदर अगर हम लोग इतना बड़ा फील्ड है, मतलब हम एक इमेजनरी बता रहे हैं समझने के लिए। अगर मैं इस रीजन में कहीं भी अगर एक मास उड़ाऊंगा, तो अर्थ का फील्ड इस पे काम करेगा, अर्थ इस मास को अपने तरफ खींचेगा। तो इसी को कितना दूर तक खींच सकता है, यानी अर्थ कितना दूर तक फील्ड बना सकता है। समझ पा रहे हैं? इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। लेकिन डिफिनेशन क्या है देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मास और सिस्टम ऑफ मासेस विदिन which it can exert gravitational force, within it can exert gravitational force on other masses। तो इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड करते हैं। यानी एक अगर हम लोग देसी लैंग्वेज में समझे, सिंपल समझे कि हम लोग अगर अर्थ है, तो अर्थ को अगर इस मार्कर के पास मास है, यहां पे रखूंगा, तो अर्थ का फील्ड काम करेगा, अर्थ इसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा खींच लेगा। और दूर जाए तब भी लगा सकता है। एक ऐसा पॉइंट आएगा वहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इस पे कोई काम करना बंद कर देगा, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का खत्म हो जाएगा। यानी एक मास है, उसके आसपास कितना एरिया कवर कर रहा है कि उस मास की वजह से दूसरे मास पे इफेक्ट दिखा सके, यानी फोर्स लगा सके। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। अब एक और आता है, आगे हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसे मैं लिखता हूं GFI, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, GFI। और इसका एक और नाम होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, या सिर्फ कर देता है ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देता है एग्जाम में। ई से डिनोट करते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। अभी हम लोग समझे, अगर कोई मास है तो ग्रेविटेशन उसके अराउंड फील्ड क्रिएट होता है, अगर उसके अंदर कोई और दूसरा मास आ जाए तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यही अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? कहता है द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी GFI एट अ पॉइंट विदिन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on unit mass placed at other point। समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल समझते हैं।
मान लीजिए एक हम लोग एक मास ले लिए, इसका मास क्या हो गया, कैपिटल है। अब देखिए, अब इसके द्वारा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो गया होगा क्योंकि मास है। तो इससे किसी डिस्टेंस पर, इस मास से आर डिस्टेंस पे, यहां पे अगर यहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहें तो एक डिफिनेशन कर रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो उसके लिए देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे समझने के लिए, एक इमेजिनरी मास यहां पे लाकर रखेंगे। इमेजिनरी मास होता है, यहां पे एक इमेजिनरी स्मॉल एम मास मैंने लाकर रख दिया। स्मॉल मास का यूनिट मास होता है, यूनिट का मतलब होता है बहुत ही, मतलब यूनिट मास होता है। इससे पढ़ने से हम लोग का अगर यूनिट के बारे में पढ़ लेंगे तो अगर 10 यूनिट का पूछेगा तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसीलिए यूनिट मास को लेते हैं। अब यूनिट मास को यहाँ पे हम लोग इमेजिनरी मास है, इमेजिनरी मास है प्लेस किए। अच्छा, जैसे ये मास यहाँ प्लेस आया तो दोनों मास मास आ गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो लगेगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसे मैंने F बोल दिया, और इसका वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। क्या होता है G m1, m1 कैपिटल है, m2 स्मॉल है, अपॉन दोनों का बीच का डिस्टेंस r²। ये फोर्स हो गया। डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, अगर इस पे देख रहे हैं तो इस पे ये मास इधर खींचेगा, ठीक है। डायरेक्शन तो हम लोग दिखाई दे रहे हैं एरो में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कैसे है, तो कह रहा है इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास, ऑन इसे ये यूनिट मास भी कहते हैं, इसे यूनिट मास ही मानते हैं, इसका मास यूनिट होता है। ऑन यूनिट मास प्लेस एट दैट पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जो यहां से r डिस्टेंस पे है, तो एक इमेजिनरी या यूनिट मास हम लोग रख देते हैं और इस पे फोर्स लगाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो डिफाइंड है E, ये हो जाएगा फोर्स पर, अच्छा जो मास इमेजिनरी हम अपने घर से रखे थे, अपने घर से मतलब अपने मन से रखे थे, उससे डिवाइड कर देंगे, यही हो जाता है। इसी को कहते हैं, इस वाले टर्म को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यानी अगर हम लोग को कहीं भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो सबसे पहले हम लोग एक इमेजिनरी मास रखेंगे, यूनिट मास होता है, और ये बहुत ही, और उस पर हम लोग फोर्स निकालेंगे और उस मास से डिवाइड कर लेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। अगर कभी हम लोग को अगर ऐसा दे दिया, सपोज अगर हम लोग को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो, फोर्स पूछ दे, तो हम लोग फोर्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं m इंटू ई, m इंटू ई, ये होता है फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मालूम है तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां पे क्या निकलेगा, फोर्स। एक बात हम लोग देख रहे हैं, अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड के जो फोर्स निकालना हो तो m इंटू ई कर लीजिए। चलिए अब हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर इस केस में फॉर्मूला देखें तो F अपॉन m है। F का वैल्यू क्या होता है, F अपॉन m। F का वैल्यू हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। m से डिवाइड कर दीजिए स्मॉल m से m कट गया। यानी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का बात कर ले, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड का, तो क्या आ जाएगा G m अपॉन r स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले में हम लोग एक चीज देखे कि जिसके वजह से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड चेक कर रहे हैं, जिसके वजह से उसी का मास आता है। टेस्ट मास जो हम लोग इमेजिनरी मास रखे थे वो मास क्या हो गया, हट जाता है, यानी G m अपॉन r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ग्रेविटेशनल, हम लोग को जो याद रखना है, ये याद रखना है E बराबर F बाई M, मैग्नीट्यूड वाइज। अगर F का भी जरूरत पड़े तो M इंटू ई। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकालते हैं। अच्छा अब हम लोग ये देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखिए F अपॉन M। जैसे कि यहां पे अगर कोई पॉइंट मास है M और इससे r डिस्टेंस पे यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड देखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, हम लोग यूनिट मास स्मॉल m रखे, इस पे एक फोर्स लगाए और उस फोर्स को हम लोग F बोल दिए और इस मास से डिवाइड कर दिए तो क्या गया, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये जो है ना, एक्चुअली फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मास तो स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड इंटेंसिटी
ये जो होगा ना, ये भी जो होता है ना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? व्हिच डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन है उधर ही इसका ही भी डायरेक्शन होगा, यानी इसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अगर फोर्स इधर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इधर नहीं हो जाएगा, यानी ई का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अगर ये फोर्स है तो ई का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है। अच्छा, इसके अगर इसका हम लोग यूनिट का बात कर लें तो यूनिट के बारे में, यूनिट के में देखें तो ई का यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का F/m होता है, तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। एम का क्या होता है? केजी। ठीक है, न्यूटन पर केजी। या इसको अगर हम लोग देखें डायमेंशन देख ले, इसका डायमेंशन देखें तो डायमेंशन क्या होता है? न्यूटन का होता है M/L/T-2। केजी का होता है मास हो गया, m हो गया, m से m कैंसिल हो, क्या आ जाएगा? M/L/1T-2। इसका डायमेंशन ये हो जाएगा और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर केजी। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग पहला लेते हैं ये पार्ट में, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास। ये पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? आइए देखते हैं। मान लीजिए एक हमारा एक पॉइंट मास हो गया जिसका मास तो मैंने कैपिटल एम बोल दिया, और इस आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चाहिए, ई का वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो तरीका तो वही है, ये पॉइंट मास हम लोग मान लिया है, तरीका तो वही है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे एक इमेजिनरी यूनिट मास रख देंगे, इस पे फोर्स देखेंगे, इसका फोर्स का वैल्यू जो आएगा, फोर्स क्या हो जाएगा? जी, पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट मास है, तो जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन तो दिखाई दे रहा है। अब मुझे ई निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो F/m कर देंगे यूनिट मास से। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे यूनिट मास से डिवाइड कर देंगे, तो ई का वैल्यू जो आ जाएगा जी एम स्मॉल एम आर स्क्वायर, ये F का हो गया, अपॉन m कर देंगे, m से m कैंसिल, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी याद रखिए ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? पॉइंट मास के लिए। ऊपर लिख भी दिया हूं, पॉइंट मास कहें या पार्टिकल कहें, पार्टिकल को भी हम लोग पॉइंट मास बोलते हैं, पार्टिकल। ये फार्मूला अगर कभी भी अगर पॉइंट मास दे दिया, क्वेश्चन कर दिया कि 10 केजी, पॉइंट मास कर दिया वो भी 10 केजी का है, तो m की जगह पर 10 केजी रख देंगे, g रख देंगे, r डिस्टेंस से निकाल देंगे। अच्छा, ये तो हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज हो गया। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो हम लोग को मालूम है, डायरेक्ट जिधर फोर्स होता है उसी के साइड डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है, अगर इसको व्यक्त, जैसे कि आप लोग को कुछ याद हो रहा होगा, अगर जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके होंगे तो हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल बहुत सिमिलर है। फर्क क्या होता है? जैसे यहाँ पे जी होता है तो वहां पे के होता है, वहां पे क्या होता था? के होता था, जिसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, और इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता था। ठीक है, अच्छा, m की जगह पे वहां पे चार्ज आता था, वहां पे m की जगह पे क्या आता था? चार्ज। किससे रिप्लेस करते थे? ये g की जगह पे यहाँ पे k आता था, m की जगह पे वहां पे क्या आता था? चार्ज। q से रिप्रेजेंट करते थे, और r तो डिस्टेंस सेम था। वहां भी पॉइंट मास के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़े थे, आपको तो याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड k q/r², ये फॉर्मूला था। तो आप लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं तो उसका भी साथ में इस जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं तो इसी का साथ उसका भी रिवीजन कर ले, फॉर्मूले सेम मिलेंगे, सिर्फ g यानी g की जगह पे k आ जाएगा, m की जगह पे q की जगह पे m आ जाएगा, यानी यही चेंज होगा और हम लोग देखेंगे। अच्छा, वहां पे भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़े थे। अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। एक्चुअली वेक्टर फॉर्म बहुत कम यूज करते हैं, मैं ज्यादातर एक फॉर्मूला यूज करूंगा, डायरेक्शन यहीं पे बता दूंगा, फिर भी मैं वेक्टर फॉर्म लिख दे रहा हूं। देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, जैसे कि हम लोग ई का वैल्यू देखे थे, जी अब वेक्टर फॉर्म में ए वाला मास अपॉन आर स्क्वायर।
अगर जब वेक्टर लिखना है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस लगा देना पड़ेगा। माइनस इसलिए देखिए, अगर हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं तो आर डिस्टेंस इधर +1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सिर्फ पार्ट से डिवाइड कर दें। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दिए, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो gm अपॉन आर स्क्वायर माइनस वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू आ जाएगा gm अपॉन आर स्क्वायर r क्यूब माइनस हमेशा r। लेकिन ये बहुत कम यूज करेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम लोग जो फॉर्मूला था gm अपॉन आर स्क्वायर उससे यूज करेंगे, ये वेक्टर फॉर्म ऐसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूले पे। अब हम लोग एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, पार्टिकल यानी पॉइंट मास 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को हम लोग 20 ग्राम को केजी में बदलने के लिए -3 से 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना केजी आ गया। ठीक है, अब पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम एक्सपीरियंसेस और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्सप्रेस कर रहा है, 4 न्यूटन। इस पे 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी हम लोग एक्स डायरेक्शन इधर बोल दिए, इधर हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एफ लग रहा है, ये मास एम हो गया। ठीक है, इस स्मॉल मास पे जो 20 ग्राम का है एफ फोर्स 4 न्यूटन का लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब जरा फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला पे हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है, E बराबर F/m कर देंगे। F कितना दिया है, 4 न्यूटन दिया है, मास कितना है 20 × 10⁻³ ठीक है, 5 1/5, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1000 200, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 200 न्यूटन पर केजी। अच्छा, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन अगर फोर्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या करता है, 3 पॉइंट मासेस, पहले ही कह रहा है पॉइंट मासेस है, चलिए यानी हमारा फॉर्मूला वैलिड है। 3 पॉइंट मासेस एंड ईच आर केप्ट एट 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। एक स्क्वायर है जिसका लेंथ कितना है, साइड ए है, यानी सारा साइड ए होगा। ठीक है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। यहां पे डायग्राम दिया है, वो पॉइंट पे हम लोग क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इस बार 3 मासेस है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पे वैलिड कर देंगे। अगर जैसे वो पॉइंट पे निकालना है तो हम लोग देखते हैं कैसे, पहले समझते हैं क्या करते हैं। यहां पे मास है, ये पॉइंट मास है, इसकी वजह से यहां पे आर जो होगा इसके लिए ये हो जाएगा, इसकी वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगेगा तो इधर लगेगा। आप समझ पा रहे हैं ना, इसको मैं ई बोल दे रहा हूं। ई का वैल्यू भी मैं बता सकता हूं कितना होगा, क्या होता था पॉइंट मास के लिए, gm अपॉन आर स्क्वायर, g मास स्मॉल है, r यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस e है, यानी r इधर पे e स्क्वायर है। ठीक, इस मास की वजह से दूसरे मास यहां पे दिख रहा है, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स मास 2 की तरफ हो गया। ठीक है, यहां भी मास है, अब ये मास पे भी इसकी वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, तो यहां पे जो लगेगा इधर लगेगा, क्योंकि ये इसको अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। इसका भी वैल्यू क्या होगा, ई होगा, क्योंकि देखिए इस बार भी इसका साइड लेंथ कितना है, ए है, यहां से यहां ए है, तो gm अपॉन a स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम है, तो ई और ई बोल दिए। थर्ड, अब एक और पॉइंट मास m। अब यहां पे से देखे तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि इसको ज्वाइन कर दें। अब इस मास की वजह से अब यहां से यहां डिस्टेंस निकाले तो ये स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा, ये डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है, √2 ये। तो अब इस पेयर पॉइंट पे ये स्मॉल मास b की वजह से इधर लगेगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसका वैल्यू मुझे मालूम नहीं, मैंने E1 बोल दे रहा हूं, और E1 का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। पॉइंट मास है,
इस पॉइंट पे निकलना है तो फॉर्मूला होता है जी एम आर स्क्वायर। आर यहां से लेकर यहां का बीच का डिस्टेंस √2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ ए, तो √2 टाइम्स ऑफ ए का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा E1 का वैल्यू आ जाएगा जी एम अपॉन √2 को 2 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी इसको कह दे जी एम अपॉन ए स्क्वायर को ई बोला हूं, E/2 आ गया। अच्छा, अब हम लोग को सिंपली अब वेक्टर एडिशन कर लेना है। तो देखिए अब निकल गया ई का ई मालूम है, E1 मालूम है। अब हम लोग को एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको ऐड कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। लेकिन दो वेक्टर का फॉर्मूला मालूम था, a² + b² + 2ab cos θ, लेकिन यहाँ पे 3 हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा होता है ना, तो हम लोग x में कंपोनेंट तोड़ते हैं, y में कंपोनेंट तोड़ते हैं और उसको डायरेक्ट x² + y² कर देते हैं, रिजल्ट निकल जाता है। आइए क्या बोल रहा हूं मैं, इसे मैं ओ पॉइंट को उठा रहा हूं, ओ पॉइंट को यहां पे ले रहा हूं, तो इधर लग रहा है E, एक इधर लग रहा है E, ठीक है, E लग रहा है, ठीक है। अब देखिए और E1 किधर लग रहा है, E1 जो लग रहा है वो पॉइंट है, E1 यहां पे लग रहा है, E1 का वैल्यू E/2 है, तो मैं E1 लिखूं या इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड E/2 हम लोग अभी देखे हैं, E/2 लिख दूं, इसको हटाकर मैं E/2 लिख दे रहा हूं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, E/2। अच्छा, अब हम लोग वेक्टर एडिशन करना है, तो देखिए ये डायगोनल है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, स्क्वायर है ना, तो यहां से यहां 45 डिग्री होगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, E/2 को x में कंपोनेंट लेंगे और y में कंपोनेंट लेंगे, तो इसका कंपोनेंट x में कितना आ जाएगा, इसका कंपोनेंट तो हम लोग जानते हैं जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ cos आता है, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा E/2, इसका कंपोनेंट आएगा E/2 cos θ की जगह 45, और इसकी तरफ कितना कंपोनेंट आ जाएगा, E/2 sin 45। अच्छा, अब इधर कितना Ex में कितना आ गया, तो Ex में देखेंगे तो एक तो E पहले से था प्लस E/2 cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, यानी क्या आ जाएगा E प्लस E/2√2। अच्छा, डायरेक्शन इधर की तरफ है तो इसको आप डायरेक्शन बोल सकते हैं। अच्छा, E कम ले लेंगे 1 + 1/2√2, और डायरेक्शन -i कैप लिख सकते हैं, क्योंकि इधर होता है तो प्लस आई होता है, हम लोग इधर को प्लस आई बोलते हैं, तो इधर को -i, ऊपर को प्लस से नीचे को माइनस से, ठीक है। डायरेक्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं Ex में। Ey कितना आएगा, एक्चुअली हम लोग को मैग्नीट्यूड से मतलब है, Ey के बारे में लिखे, देखिए एक तो E है प्लस E/2 sin 45 डिग्री, sin 45 का वैल्यू 1/√2, यानी √2 आ जाएगा। सेम चीज आ जाएगा E1 + 1/2√2, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर है j की तरफ प्लस j, ठीक। यानी अगर Ex Ey का वैल्यू देखे तो E1/2√2 आ गया, E1 + 1/2√2 आ गया। अच्छा, अब हम लोग का रिजल्टेंट चाहिए, अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो रिजल्टेंट चाहिए, तो देखिए Ex को हम लोग अगर बनाए तो देखिए Ex इधर है, Ex, Ey इधर आ गया, Ey, -i और प्लस j की तरह बना दो। अच्छा, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, Ex का भी वैल्यू Ey का वैल्यू सेम है, तो Ex बराबर Ey, तो हम लोग जानते हैं अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो हम लोग E नेट करेंगे, E नेट, तो फॉर्मूला होता है Ex² प्लस Ey²। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, Ex² प्लस Ex², Ex² प्लस Ey की जगह पे भी Ex लिख सकते हैं, बराबर है, यानी ये आ जाएगा Ex = 2, Ex² बाहर आएगा तो ये √2 टाइम्स आ जाएगा। यहां पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे E नेट का, तो Ex का वैल्यू देखिए कितना है, कोई भी लिखिए E1 + 1/√2, E1 + 1/2√2 है, 2√2, ठीक है। अच्छा, इधर Ex का वैल्यू लिख दिए, यहां पे √2 है तो √2 से रख दें, मल्टीप्लाई कर दें। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं।
अब ई नेट आ गया है, अब मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ई नेट का जो वैल्यू आएगा, यहां से ई का वैल्यू तो हम लोग मालूम था, ई क्या था, gm/a², ई का जब लिख दिए, √2 × 1 करेंगे तो यहां पे √2 आ जाएगा, प्लस 1 + 2/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, 1/2। यही हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, यही हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अगर डायरेक्शन का बात करें तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं बोला था बीचों बीच दोनों का ई नेट जो जाएगा बीचों बीच जाएगा, यानी यहां से 45 डिग्री, ये ई नेट का डायरेक्शन हो जाएगा। समझ पाए आप लोग? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर वेयर द रिजल्टेंट gravitational field intensity due to the earth and the moon is 0। देखिए मैं समझा रहा हूं, ये मान लीजिए हमारा अर्थ हो गया, अर्थ को मास को मैं एम ही बोलता हूं, इसके सेंटर से यहां पे मान लीजिए मून हो गया, मून को मास को एम बोल दे रहा हूं। अच्छा दिया है, एम ही दिया है 6 × 10⁻24 kg, मास ऑफ मून दिया है 7.4 × 10⁻22 kg, और कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r 4 × 10⁵ किलोमीटर में दिया है। तो कह रहा है कि अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पे, जैसे मुझे नहीं मालूम कहां पे होगा, मैं मान ले रहा हूं एक पॉइंट यहां पे, अर्थ के सेंटर से एक पॉइंट मान ले रहा हूं x, यहां पे, यहां से यहां का डिस्टेंस x मान ले रहा हूं, ये p पॉइंट मान ले रहा हूं। ये p पॉइंट पे अर्थ के पास m मास है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इधर लगेगा ड्यू टू अर्थ की वजह से। अच्छा इसी पॉइंट पे मून भी इधर लगाएगा, इसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड मून भी लगाएगा, इधर लगाएगा। अगर कह रहा है कि यहां से यहां x मान है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r - x हो जाएगा। तो कह रहा है कि x का वैल्यू पूछा है कि कहां पे ये दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए, यानी 0 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं अगर 0 कह रहा है E/E मून, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ड्यू टू मून, बराबर कर देंगे। अच्छा यहां पे एक्चुअली हम लोग पॉइंट मास अर्थ को मान सकते हैं, बिकॉज क्योंकि देखिए मून और अर्थ का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अगर कोई मून पे जाकर अर्थ को देखेगा तो अर्थ एक पॉइंट जैसा दिखाई देगा, और कोई अर्थ से मून को देखते हैं जैसे हम लोग यहां से, तो वो भी एक पॉइंट जैसा दिखाई देता है, एक कंपेयर दोनों के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके लिए फार्मूला पॉइंट अपन लगाएंगे, तो g मास ऑफ अर्थ, यहां से gm/r², यहां से यहां का डिस्टेंस x माने तो x², फिर इसके लिए g, अच्छा g का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मास ऑफ मून अपॉन r - x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सब चीज दिया है, g से g कैंसिल, m का वैल्यू कितना दिया है 6 इन, ये काम करिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन x, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ mn, चलिए mn बोले चाहे मून बोल दिए, m बोल दीजिए, मून है अपॉन r - x, ये आ गया। अब वैल्यू पुट करना है, देखिए m का वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं 6 × 10⁻24 अपॉन x निकालना है, यहां पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ मून का है 7.4 × 10⁻22। अच्छा यहां से r - x, अब इसको r का वैल्यू हमको मालूम है, r का वैल्यू कितना है 4 × 10⁵ किलोमीटर में, अगर मीटर में बदलना चाहे तो इसमें 10⁸ हो जाएगा, 10⁸ मीटर हो जाएगा, यहां पे लिख दें 4 × 10⁸ - x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का जो वैल्यू आता है मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, इसका वैल्यू आता है 3.6 × 10⁵ किलोमीटर, यानी अर्थ के सेंटर से 3.6 किलोमीटर दूर क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा
ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मून बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड काम नहीं करेगा। यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जीरो, यानी इनडायरेक्टली कर सकते हैं, फोर्स भी जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे वेटलेस फील होगा, यानी जो चीज जहां रख देंगे वहीं पर रहेगा, जो दिखाया है 3.6 × 10⁵ किलोमीटर। तो अच्छा, इसका मैं एक ट्रिक भी बताया था जो उससे भी कर सकते थे। चलिए, ये भी एक तरीका तो यही है, इसी से हम लोग करें। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे हम लोग ग्राफ समझ रहे हैं। कुछ अगर ग्राफ टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो कैसे अप्रोच लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। करेक्ट, 2 पॉइंट मासेस स्मॉल m एंड 2m, 2 पॉइंट मासेज है, इसका मास स्मॉल m है और इसका मास 2m है, आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डिस्टेंस कुछ दिया है, r मान लीजिए, ठीक है। ड्रॉ ER ग्राफ along the line joining them corresponding to given mass system। अब हम लोग देखते हैं कि इस मास सिस्टम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और r यानी डिस्टेंस के बीच में निकालना है। सबसे पहले देखते हैं इस साइड में, इस लाइन के अलॉन्ग निकालना है। यहां पे अगर पॉइंट देखते हैं तो ये मास अपने तरफ खींचता है, मान लीजिए E1 है, ये भी मास है, इससे यहां का बीच का डिस्टेंस ये भी अपने तरफ खींचता है, E2 है। एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं साइन मान ले रहा हूं कि इधर को पॉजिटिव बोल रहा हूं और उल्टी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड को नेगेटिव बोल रहा हूं, सॉरी। तो देखिए यहां पे अगर इस पॉइंट से इधर का बात करें हर जगह, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इधर E1 + E2, E1 का वैल्यू Gm1 m, E1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं Gm/r²। इसके लिए r यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा और इसके लिए r यहां तक हो जाएगा, तो प्लस आएगा। तो यानी अगर r बराबर इन्फिनिटी रख दे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी ये 0 को अप्रोच करते हुए, 0 को अप्रोच करते हुए आप ऊपर आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। अच्छा, यहां पे अगर पॉइंट पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, तो यहां पे मास है, इसकी वजह से जो आएगा Gm/r, इसके लिए r 0 हो जाएगा, यानी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट पे जस्ट इसके लेफ्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी के अप्रोच करेगा। समझ पा रहे हैं? इधर पॉजिटिव क्यों गया, क्योंकि इधर को हम लोग पॉजिटिव मान लिए हैं, तो E1 E2, E1 इसके वजह से, E2 इसके वजह से इसी डायरेक्शन में आएगा, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन सेम है तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, यहां पे देखते हैं, यहां पे तो यहां पे देखिए, इसे 1 बोल रहे हैं, इसे 2 बोल रहे हैं, तो 2 क्या करेगा, इसको अपने साइड खींचेगा, E2 बोल लीजिए, यहां से 1 का पास मास है, 1 भी क्या करेगा, इसको अपने ही साइड खींचेगा, ये भी इसको, तो इधर आ रहा है, नेट अब किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर को डायरेक्शन हम लोग माइनस बोले हैं, तो इधर जो रिप्रेजेंट करेगा तो माइनस आएगा, यानी नेगेटिव इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह यहां पे अगर जस्ट लेफ्ट है तो r बराबर 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट अप्रोच करेगा, ठीक है, इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब आते हैं बीच में, यहां पे देखिए अगर कोई पॉइंट, मैं रैंडम पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, तो ये m इसको E1 इधर खींचेगा। अच्छा, ये मास है तो ये अपने साइड खींचेगा, E2। अच्छा, ऐसा केस हो सकता है इन दोनों के बीच में, अभी एक क्वेश्चन देखे थे कि बीच में कहीं इसका नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए, तो मैं मान ले रहा हूं कि 0 होगा, यहां पे 0 होगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कम है तो यहां पे डोमिनेंट जो हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहां पे माइनस इंटीग्रल, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं ना, यहां पे 0 हो गया और ये नीचे अप्रोच करेगा, जैसे नजदीक आएगा तो इधर E1 वाला डोमिनेट होगा और इधर E2 वाला डोमिनेट होगा, तो इधर को प्लस, इधर को हम लोग क्या बोले, इधर ये होगा प्लस होगा, इधर डोमिनेट करेगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे माइनस, अगर जितना नजदीक रहेगा तो ये वाला बड़ा होगा और इसका वैल्यू बड़ा होगा, तो ये नेगेटिव नेट, ई नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई नेट हम लोग ले सकते हैं E2 माइनस E1, E2 को प्लस बोले, अगर E1 ज्यादा है यहाँ पे नजदीक, क्योंकि E का वैल्यू होता है Gm/r², यहाँ पे रेडियस जितना कम होगा E1 उतना ज्यादा होगा, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि E1 ज्यादा हो गया तो
ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया तो ये निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव तरफ आएगा और फिर ऐसा चल जाएगा। तो ग्राफ को हम लोग ऐसे अप्रोच करना है कि देखना है कि इसमें डाटा वाटा नहीं दिया था, हम लोग समझना था यहाँ पे E1 E2 का सेम डायरेक्शन है, यानी हमेशा प्लस है, प्लस डायरेक्शन में उसने पॉजिटिव बोल दिया। फिर यहाँ पे दोनों इधर है, नेट ई नेट निगेटिव आ गया। यहाँ पे E1 डोमिनेट होगा तो E1 का अगर ई नेट लिख ले तो यहाँ पे E1 डोमिनेट होगा, ये ज्यादा बड़ा होगा, ई डायरेक्शन में निगेटिव बोलते हैं, इधर निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव से शुरू करेगा पॉजिटिव जाएगा। अभी तक हम लोग पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देख रहे थे, क्या आया था Gm/r²। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। जैसे सर्कुलर रिंग है, मैं एक सर्कुलर रिंग बना दे रहा हूं, इस सर्कुलर रिंग का मास को मैं m बोल दे रहा हूं, इसका रेडियस को मैं r बोल दे रहा हूं, ठीक है, ये r हो गया। अब ये इसका एक्सिस है, ये रिंग है, ये एक्सिस है, एक्सिस है किसी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, p पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए या ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला तो हम लोग डायरेक्ट याद रखे, तो क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखे थे, क्या आया था Gm/r/r² प्लस r² पावर 3/2 होता है। मैं ड्राइव कर दे रहा हूं, ऐसे डेरिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं कर दे रहा हूं, यही फॉर्मूला होता है ना, Gm/r² प्लस r² पावर 3/2। कैसे आता है ड्राइव कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग याद ही रखेंगे। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए इस बार डायरेक्ट हम Gm/r² नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पॉइंट मास नहीं है, हर जगह मास है, इसका m मास हर जगह m मास है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आप भी समझ गए होंगे कि एक dx थिकनेस कट करना पड़ेगा, उसका मास dm होगा, और उस dm जो मास होगा वो पॉइंट मास जैसा ट्रीट करेगा, उस पॉइंट मास को जैसे निकालेंगे। तो कहीं भी ले सकते हैं, हम लोग इजी तरीके करते हैं, यहां से ना dx थिकनेस कट पढ़ रहे हैं, जिसका मास हम लोग बोल रहे हैं dm। अच्छा अब ये वाला मास यहाँ पे जो है पॉइंट मास, मैं दिखाने के लिए बड़ा दिखा दिया हूँ dx का, ये अब एक पॉइंट मास होगा। अब इस मास की वजह से यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड देख रहे हैं, तो इसको मैं क्या करूं, सबसे पहले मिला दूं, और ये वाला एंगल को मैं थीटा एंगल बोल दे रहा हूं। अच्छा ये अगर 90 है, ये r है, ये r है, ये पाइथागोरस से आ जाएगा r² प्लस r², ये डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा इस सिर्फ इस dm मास की वजह से, इस छोटू सा मास की वजह से इधर लगेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसे मैं छोटू सा de बोल दे रहा हूं, छोटा सा मास के लिए छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ड्राइव कर रहा हूं, तो ये सिमेट्रिक है, रिंग जो है सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक का हेल्प लेंगे। अच्छा इसका सिमेट्री का हेल्प का मतलब हो गया, अगर इसका कंपोनेंट तोड़े इधर आ जाएगा, थीटा है de cos थीटा, और इधर आ जाएगा de sin थीटा। अच्छा ये जितना दूर पे r डिस्टेंस पे, ये भी r डिस्टेंस पे आएगा, जो मास उतना है उतना ही dx मास यहां से कट करें, और इसके वजह से भी अगर थीटा है, इसकी वजह से भी आएगा de आ जाएगा, और इसका भी एंगल थीटा है तो इसका भी कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा, de sin थीटा हो जाएगा इधर, तो ये कंपोनेंट कट जाएंगे, यानी जो इसका भी कंपोनेंट de cos थीटा है, हर पॉइंट का यहां का इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यहां का यहां के कॉरस्पॉन्डिंग, हर तरह से, यानी sin थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा नेट जो बचेगा इधर बचेगा। अच्छा अगर हम लोग ई नेट निकालना चाह रहे हैं, ई नेट, तो हम लोग करेंगे de cos थीटा वाला कंपोनेंट बच रहा है, आप पूरा को हम लोग इंटीग्रेट कर दें, छोटू इस मास सबके वजह से कर दे, cos थीटा वाला कंपोनेंट बच रहा है, d का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, de का वैल्यू आ जाएगा g। अच्छा d जो है ना, अब ये वाला आप लोग समझिए, इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोग समझ लीजिए, अगर यहां पे अगर de जो हम लोग काटे हैं dm मास, यहां से एक p पॉइंट पे ये डिस्टेंस r² प्लस r² है, ये एंगल थीटा है, ये de है,
इसका डी का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पॉइंट मास की वजह से हम लोग पढ़े हैं जी मास कितना है dm है। आर स्क्वायर यहां से यहां का बीच में डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंदर रूट का स्क्वायर, तो एक कैंसिल, यानी डी जो आ जाएगा जी dm अपॉन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पुट कर दे रहे हैं वैल्यू को, ई नेट जो आ जाएगा डी का वैल्यू पुट करते हैं जी dm अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। अच्छा गौर से देखिए cos थीटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए थीटा हर जगह से थीटा सरकमफ्रेंस से हर जगह से थीटा ही एंगल रहेगा। जैसे ए ऐसा है तो इस पॉइंट से यहाँ का एंगल क्योंकि सरकमफ्रेंस है सिमेट्रिक है तो हर जगह क्या रहेगा सेम रहेगा। तो cos थीटा ये सब बाहर आ जाएगा, ई नेट जो आ जाएगा जी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जोड़ना, यानी जितने छोटे छोटे पार्टिकल है जितने सबको मास को जोड़ो तो डीएम को जोड़ो तो कितना आएगा, इसका वैल्यू टोटल मास के बराबर आ जाएगा, जितना मास है जोड़ को उतना ही मास होगा एम, यानी ई नेट जो आ जाएगा जी डी इसका वैल्यू एम आ गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा cos थीटा यहां से निकाल सकते हैं आप, cos थीटा निकालेंगे यहां से तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पुट कर दीजिए आर अपॉन स्क्वायर cos थीटा जाके आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अरेंज कर लीजिए ई नेट जो आ जाएगा जी एम स्मॉल आर अपॉन स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते थे तो यहाँ पे के क्यूब आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 होता था। अच्छा ये फॉर्मूला तो हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, इतना डेरिवेशन एग्जाम में टाइम मिलेगा नहीं तो डायरेक्ट याद रखेंगे। अब पूछता आर जो था एट सेंटर पे, तो यहाँ पे आर क्या होगा एट सेंटर पे क्या हो जाएगा एट सेंटर पे आर बराबर क्या हो जाएगा 0। जैसे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सेंटर पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सेंटर पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और कहता एट सर्कमफ्रेंस एट सरफेस का था चाहे एट स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के बराबर कर देता, एट सरफेस का था एट सरफेस का देता तो कुछ नहीं करते, इस फॉर्मूले में ई नेट की जगह पे क्या लिख देते जी एम कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह पे भी क्या आ सकते हैं कैपिटल आर का पावर 3/2 जो आता वो आंसर आ जाता। अगर अब पूछता कि मैक्सिमम कितना ई मैक्स कहां पे होगा तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कहां पे होगा। अब हम लोग ई मैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ई मैक्स कहां होगा, ई मैक्स कितना होगा और कहां पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग ई का फॉर्मूला कितना निकाले थे जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा जब भी हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू है तो हम लोग क्या करते हैं एक बार डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं। यहां पे जो वेरिएबल है ना स्मॉल आर कि कैपिटल आर से रेडियस का रिंग है, रिंग का रेडियस है और मास कांस्टेंट है जी कांस्टेंट है, तो हम लोग डी ई बाई डी आर करेंगे, ऐसे 0 पुट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने आप लोग आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आर का जो वैल्यू आता है प्लस माइनस आर बाई रूट 2 आता है, प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम मिलेगा, यहां पे डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा। और ई मैक्स इस पॉइंट पे मिलेगा, इसको याद ही रखना है। और ई मैक्स का जो वैल्यू आएगा इस ये वाला वैल्यू आर की जगह पे आर बाई रूट 2 पुट करेंगे तो कितना आता है जी एम मैं देख ले रहा हूं इसका रिजल्ट कितना आता है, इसका आता है 2gm अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। ई मैक्स का वैल्यू कितना आएगा 2gm अपॉन 3√3 आर स्क्वायर, और कहां पे मिलेगा आर बाई रूट 2। तो डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछे कि रिंग पे मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड कहां मिलेगा तो आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन रूट 2। कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ रिंग है। अगर इसका ग्राफ को देखिए, ग्राफ तो बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का देख रहा हूं,
ई हो गया, आर हो गया। तो सबसे पहले सेंटर पर आर बराबर 0 पे 0 था और आर बाई रूट 2 पे मैक्सिमम हो रहा था। यहाँ पे आर बराबर आर बाई रूट 2 और ये मैक्सिमम का वैल्यू कितना आया था 2gm मैक्स का वैल्यू अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्राफ भी हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं सर्कुलर आर्क के लिए, अगर अब आर्क बन जाए, जैसे कि मैं मान ले रहा हूं कि एक आर्क है जिसका रेडियस, जिसका मास मैं m बोल दे रहा हूं, ये आर्क का मास m बोल दे रहा हूं और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है यहां पे p बोल रहा हूं और इसका रेडियस r बोल दे रहा हूं और इनके बीच के एंगल को मैं फाई बोल दे रहा हूं। देखिए ये आर्क है, यहां से लेकर यहां तक क्या है आर्क है। अब कह रहा है इनकी वजह से जो यहां से यहां का बीच के एंगल है इनिशियल टू फाइनल वो एंगल फाई है। तो कह रहा है कि इनके वजह से पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैं फॉर्मूला ड्राइव कर दे रहा हूं, फिर आपको याद रखिएगा क्योंकि बार बार ड्राइव करने की जरूरत है नहीं। मैं इसमें सिमेट्री का हेल्प लूंगा। देखिए यहाँ पे इस मास की वजह से आएगा, सब मास आएगा, तो डायरेक्ट मास का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक आर डिस्टेंस पे जाएंगे। मैं थोड़ा यहां से हम लोग डी, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई, यहां से मैं थीटा एंगल मूव किया, यहां से डी थीटा स्ट्रिप एक कट कर दिया, थोड़ा बड़ा कट कर रहा हूं ताकि आप लोग देख पाए। और इस मास को मैं डीएम मास बोल दिया, यहां के ये जो मास हुआ यहां से यहां तक का मास डीएम मास। इसके वजह से जो फील्ड आएगा ये छोटू सा डीई आएगा, डीई आएगा। मैं इस पॉइंट को थोड़ा बाहर निकाल रहा हूं, आपको समझ में आए। इधर लग रहा है डीई लग रहा है, ए थीटा है, इसका कंपोनेंट अगर तोड़े इधर कंपोनेंट आएगा डीई कॉस थीटा और इधर आएगा डीई साइन थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर सिमेट्री का हेल्प ले, जितना थीटा इधर है उतना ही थीटा अगर यहां से भी कट करे इसके वजह से भी डीई लगेगा, यानी इतना ही अगर इधर करे इतना थीटा में, तो यहां से भी एक डी होगा, इधर क्या रहेगा डीई साइन थीटा और ऊपर और डी कोस थीटा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला नेट रिजल्टेंट बनेगा, इधर वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कहेंगे इधर वाला कंपोनेंट इसका कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा ऊपर वाला कंपोनेंट बचेगा। और ऊपर वाला कंपोनेंट को हम लोग डी कोस थीटा बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना आप। चलिए अगर ई नेट निकालना है तो सिर्फ कोस वाला कंपोनेंट को हम लोग इंटीग्रेट कर दें कोस थीटा वाला। ठीक है, अब देखिए डीई का वैल्यू भी लिख सकते हैं, डीई का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है इसका मास डीएम बोल दीजिए, तो क्या लिखिएगा जी डीएम अपॉन, अच्छा यहां से यहां का रेडियस चेंज नहीं होगा, रेडियस क्या रहेगा सेम आर स्क्वायर, यानी यहां पे अगर ई नेट का वैल्यू कहें क्या आ जाएगा जी डी डी एम अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा देखिए, थीटा हम लोग अपने से माने हैं तो थीटा बदलते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, यानी थीटा यहाँ पे वेरिएबल है। पहले मैं डीएम के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा यहां से यहां देखिए ये आर्क है ना, ये आर्क है और ये रेडियस है, ये एंगल फाई है और इसका मास एम है। तो मैं कहूंगा ये आर्क लेंथ जो होता है ना, आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ आर फाई इंटू आर इंटू फाई जो होगा इतना लेंथ में एम मास है। आप लोग सोचिए अगर ये आर्क लेंथ निकाला होता तो रेडियस इंटू एंगल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम मास इतना में है, तो 1 यूनिट में मास कितना होगा एम बाई आर बाई। अच्छा अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, अब डी यहां पे हम लोग बहुत छोटा ही स्ट्रिप कट करे किए हैं, जो डी थीटा है ये आर है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। तो आर इंटू डी थीटा में जो मास होगा वही डी एम मास होगा, तो आर इंटू डी थीटा में कितना मास होगा, तो एम अपॉन आर फाई इंटू आर इंटू डी थीटा, आर से आर कैंसिल, यानी डीएम का वैल्यू जो आ जाएगा एम अपॉन फाई इंटू डी थीटा,
m इंटू 5 इंटू डी थीटा। ये यूनिटरी मेथड से हम लोग निकालिए डीएम। अब ये डीएम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये नेट निकालिएगा जी, डीएम में जब आ गया एम अपॉन 5 इंटू आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देखिए जी का जी पे आर स्क्वायर एम अपॉन 5 डी थीटा आ गया। 5 हम लोग को कांस्टेंट है, 5 दिया है। अच्छा अब हम लोग यहां से लिमिट लगा सकते हैं कॉस डी थीटा। देखिए जी एम आर स्क्वायर 5 ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले लिमिट देख लेते हैं। देखिए अगर हम लोग देखिए यहां से थीटा माने, यहां से थीटा माने, यहां से थीटा माने, यहां से यहां कितना हो जाएगा, एक मिनट में यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, यहां से यहां जाएंगे तो ये वाला एंगल 5/2 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 5/2 हो जाएगा। अगर हम लोग एक क्लॉक इधर क्लॉकवाइज को प्लस बोल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस बोलना पड़ेगा, यानी थीटा का लिमिट प्लस 5/2 से माइनस 5/2 हो जाएगा। यानी लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस 5/2 टू प्लस 5/2। और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा। लिमिट डाल दें माइनस 5/2 टू प्लस 5/2। अब थीटा का जब 5/2 पुट करेंगे तो ई नेट जो आ जाएगा जी एम आर स्क्वायर 5 साइन, अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा का जब तो क्या आएगा 5/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन माइनस 5/2। अच्छा हम लोग जानते हैं अगर एंगल में साइन के अंदर में कोई माइनस होता है तो डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी ई नेट जो आ जाएगा, देखिए साइन 5/2 प्लस साइन 5/2 2 जी एम बाई आर स्क्वायर 5 साइन 5/2, ये एंगल में 5/2 है। यानी ये रिजल्ट अगर याद हो गया ना तो हम लोग के लिए याद करना ही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल में भी आएगा, ग्रेविटेशनल में तो आया ही, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, और वहां पे भी देखेंगे क्या आया 2gm अपॉन आर स्क्वायर 5 साइन 5/2। ये वाला 5 हमेशा पुट इन रेडियन में पुट करना है। जैसे पाई के टर्म में, जैसे अगर कहीं लिखा हो 180 डिग्री तो हम लोग पाई लिखेंगे, 90 डिग्री तो पाई/2 लिखेंगे, पाई/2 लिखेंगे, लिखा हो 60 डिग्री तो पाई/3 लिखेंगे। ये होता है रेडियन। और यहाँ पे डिग्री में भी पुट कर सकते हैं, रेडियन में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे रेडियन में। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। अब हम लोग फॉर्मूले लिख लेते हैं। क्या आया था फॉर्मूला ई का, 2gm अपॉन आर स्क्वायर 5 साइन 5/2। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए फॉर हाफ रिंग के लिए, फॉर हाफ रिंग, हाफ रिंग का मतलब हो गया देखिए कि एक रिंग बना, ठीक है, और इसके सेंटर पे सी पे, इस रिंग का मास m और रेडियस r है, मास m और रेडियस r है। अगर इस सी पॉइंट पे हम लोग क्या पूछे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई का वैल्यू पूछे, यानी ई सी पूछे, तो डायरेक्ट है सबसे पहले हम लोग ये आर है, ये आर है, ठीक है, ये मास दिया है तो हम लोग फाई निकाल सकते हैं। देखिए यहां एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, कितना हो जाएगा फाई, फाई जो हो जाएगा पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई। अब पुट करिए यहां पे 2gm अपॉन आर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला में फाई आता है, फाई की जगह क्या पुट करते हैं, पाई साइन 5/2 यानी पाई/2। साइन पाई/2 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, साइन पाई/2 का मतलब साइन 90, साइन 90 का मतलब होता है, यानी EC का वैल्यू जो आ जाएगा 2gm अपॉन आर स्क्वायर पाई, किसके लिए, हाफ रिंग के लिए। अगर पूछता है नेट कितना होगा, तो देखिए अगर हम लोग सोचे तो ई नेट जो बचेगा इसका रिजल्टेंट जो बचेगा, क्योंकि x इधर वाला कट जाएगा, ई नेट डायरेक्ट ऊपर बचेगा, किधर बचेगा डायरेक्ट, यानी प्लस का जे डायरेक्शन, ठीक है। अगर कहता क्वार्टर के लिए, दूसरा फॉर क्वार्टर,
ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। अब हम लोग क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं, अभी हाफ रेंज के लिए देखते हैं, अब क्वाड्रेंट के लिए देखें। मान लीजिए हम लोग क्वाड्रेंट एक बना लिए, ये क्वाड्रेंट का इसका मास m है, इसका रेडियस r है, ठीक है। अब इस सेंटर पे इसके पूछेगा तो एंगल कितना हो जाएगा, फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से यहां 90 डिग्री यानी फाई बाई 2, यानी फाई का वैल्यू आ गया पाई बाई 2। डायरेक्ट ई का फॉर्मूला लिखे, gm 2gm अपॉन आर स्क्वायर फाई साइन फाई बाई 2, ये फॉर्मूला था। पुट कर दी, ई का वैल्यू आएगा 2, जी m का वैल्यू क्या m दिया आर स्क्वायर, फाई की जगह पे क्या लिख देंगे पाई बाई 2, साइन फाई पाई बाई 2 है। अब फिर से बाई फाई का वैल्यू पाई बाई 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा ई का वैल्यू आ जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, 4gm अपॉन आर स्क्वायर पाई साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू साइन 45 डिग्री यानी 1 बाई रूट 2, यानी यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा, यानी ई का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे तो बचेगा 2 रूट 2 gm अपॉन आर स्क्वायर पाई, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट, और इसका भी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसके सिमेट्री के हिसाब से इसके बीचों बीच आ जाएगा, इसका x में भी कंपोनेंट आएगा y में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर एज शोन इन द डायग्राम। फिर से वही काम, फिर देखिए यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, तो यहां से यहां पाई बाई 2, यहां से यहां पाई बाई 2, यहां से यहां पाई बाई 2, टोटल कितना चला 3 पाई बाई 2, यानी फाई का वैल्यू कितना हो गया। तो अगर हम लोग ई का वैल्यू लिखे 2gm आर स्क्वायर 3 पाई बाई 2, देखिए हमने क्या था जी 2gm अपॉन आर स्क्वायर फाई साइन फाई बाई 2, यानी साइन फाई की जगह पर लिखेंगे 3 पाई बाई 2 बाई 2 कर देंगे फॉर्मूला में, फाई बाई 2, फाई का वैल्यू 3 पाई बाई 2 बाई 2। अब ये क्या आ जाएगा, ई नेट देखिए क्या आ जाएगा 2gm 2 ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, 4gm अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 4। हाँ इसमें थोड़ा जो जेई मेंस वाले हैं उनको तो डायरेक्ट निकलना है, नीट वाले के लिए मैं बता दूं साइन 3 पाई बाई 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4, देखिए इसको क्रॉस करेंगे 4 में से 1 जाएगा 3 पाई बाई 4, और साइन पाई माइनस पाई बाई 4 जो होता है ना, इसका वैल्यू होता है साइन पाई बाई 4 होता है, इसका वैल्यू क्योंकि पाई रहता है तो साइन का साइन नहीं होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई रूट 2। तो अगर हम लोग अब देखें ये नेट का वैल्यू जो आएगा क्या आ जाएगा 4gm अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, साइन के जगह इसका वैल्यू 1 बाई रूट 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ई नेट जो आ जाएगा 4 को हम लोग 2 रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 रूट 2 gm आर स्क्वायर 3 पाई 3। अभी हम लोग देख रहे थे अगर एक कंप्लीट सर्कल होता तो क्या होता उसके लिए देख लिए, अभी तो हम लोग देखे थे कंप्लीट सर्कल के लिए, फिर भी देख रहे हैं अगर कंप्लीट सर्कल होता तो उसके लिए आर का वैल्यू सेंटर पे क्या होता है, यहां से शुरू किया 2 पाई चलता, यानी उसके लिए 2 पाई आ जाता है, पाई कितना आ जाता है, यहां शुरू हुआ फिर चलते चलते यहीं पे खत्म हो गया, यानी कितना चलना पड़ता 2 पाई। तो अगर ई का वैल्यू लिखेंगे 2gm आर स्क्वायर इंटू 2 पाई साइन 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2 होता था, यानी साइन पाई का वैल्यू 0, यानी सेंटर पे क्या आ जाएगा इसके लिए 0, कब जब क्लोज रखे तो। इसी चीज को नेट हम लोग नोट करके लिख दे रहे हैं, इसी चीज को नोट में एक पॉइंट लिख रहे हैं, अगर क्लोज हो तो जैसे कि सर्कल सेंटर में पूछे, अगर क्लोज है तो यूनिफॉर्म है तो यहां पे सी पे क्या हो जाएगा ईसी 0 होगा। अगर ट्रायंगल रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल,
अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता, इसके कॉर्नर पे मास mm रहता और इसके सेंटर पे पूछता साइड ए है, तब भी क्या आता? 0 होता, क्योंकि क्लोज लूप बना रहा है और इक्विलेटरल। स्क्वायर रहता तब भी अगर इसके कॉर्नर पे मास क्या होता? m होता और इसके सेंटर पे पूछता तो इसमें भी क्या आता? 0 होता। देखिए क्यों? क्योंकि इस मास को ये इधर खींचेगा उतना ही फोर्स से, ये इधर खींचेगा, ये खींचेगा और ये खींचेगा, सभी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसको भी ऐसे खींचेगा और इन सब का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। अगर रेक्टेंगल होता तब भी 0 होता, ये भी होता, तभी अगर सेंटर पे पूछता, तो EC क्या होता? 0। अगर पेंटागन होता तभी क्या होता? रेगुलर पेंटागन होना चाहिए। क्लोज बना रहा है, अगर इस पे कॉर्नर पे मास m लिखा हो, अगर कहीं सेंटर पे पूछा तो EC इसका भी 0। अगर हेक्सागोनल होता, रेगुलर हेक्सागोनल, तब भी क्या होता? 0 होता। अगर कॉर्नर पे इसका मास m है और सेंटर पे पूछ रहा है तो तब भी क्या होता है इसका? E सेंटर पे 0। यानी क्लोज लूप रेगुलर हो, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या सेंटर पे बता देंगे 0। लेकिन कंडीशन ये है कि हर कॉर्नर पे वर्टिसेस पे मास सेम मास और सेम लेंथ का होना चाहिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले टर्म में हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए और जेईई मेंस और जेईई एडवांस नीट में जितने क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।